हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 3 में आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। दोस्तों, उच्चतर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और टेट की परीक्षा का डेट दे दिया गया है। जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वह 18-19 अप्रैल को होगा और पीजीटी की 9-10 मई और टीजीटी की आपका 3-4 जून और आपका जो टेट की जो परीक्षा है वह 2-3-4 जुलाई को होने की का जो डेट दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, पीजीटी के लिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना रह गया है और टीजीटी के लिए 5 महीना रह गया है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और टेट के लिए तो आपको 6 महीना दिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीना रह गया है और अपनी तैयारी को अच्छे बना सकते हैं, रेगुलर आप लगे रहेंगे तो। ठीक है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे टीजीटी पीजीटी की, चाहे जीआईसी जीटीसी की, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे बनाइए मेरी यूट्यूब प्लेटफार्म के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गतिक जलवायु विज्ञान शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गतिक जलवायु विज्ञान शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है टार बर्गरान ने, ऑप्शन बी है जीटी त्रिवार्था ने, ऑप्शन सी है टी हसेल वर्ग ने और ऑप्शन डी है F.K. फेयर। तो दोस्तों, जो गतिक जलवायु विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया था वो किया था टार बर्गनान महोदय ने। ऑप्शन ए, उन्होंने सर्वप्रथम गतिक जलवायु डायनेमिक क्लाइमेटोलॉजी का मुख्य रूप से टर्म दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने तापमान के लिए सेंटीग्रेड मापक का प्रचलन किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। किस विद्वान ने तापमान मापने के लिए सेंटीग्रेड मापक का प्रचलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है ल्यूक होवार्ड, ऑप्शन बी है टोरी सेली, ऑप्शन सी है डू क्रेस्ट और ऑप्शन डी है टार बर्गनान। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, डू क्रेस्ट ने मुख्य रूप से सेंटीग्रेड मापक शब्द का प्रचलन मापक का प्रचलन किया था तापमान मापने के लिए। ठीक है, अगला है तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है टार बर्गरान, ऑप्शन बी है लैम्पर्ट, ऑप्शन सी है F.W. कोल और ऑप्शन डी है पेटरसन। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, लैम्पर्ट ने मुख्य रूप से गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जब शीत वाताग्र तीव्र गति से आगे चलकर तीव्र गति से चलकर उष्ण अवाताग्र से मिल जाता है तथा गर्म वायु का नीचे से संपर्क टूट जाता है, तो किस प्रकार का वाताग्र का निर्माण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है शीत वाताग्र, ऑप्शन बी है उष्ण वाताग्र, ऑप्शन सी है अधिविष्ट वाताग्र और ऑप्शन डी है कटा वाताग्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा वाताग्र होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, अधिविष्ट अधिविष्ट वाताग्र का। ठीक है, अधिविशिष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चक्रवात के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है चक्रवात सामान्य रूप से
निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। ये सही है, क्योंकि निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, उसके बाहरी क्षेत्र पे उच्च वायुदाब होता है। बी कह रहा है इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होता है। दोस्तों यही बी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में यह प्रतिकूल होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। सी कह रहा है चक्रवातों को भूमंडलीय विक्षोभ भी कहा जाता है, सही है। और डी कह रहा है इनकी उत्पत्ति अधिकांशतः महासागरों के ऊपर होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों बैजियो क्या है। ठीक दोस्तों, बैजियो क्या है? एक उष्ण शुष्क स्थानीय पवन। ऑप्शन बी एक महासागरीय जलधारा। ऑप्शन सी है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ऑप्शन डी है एक उष्ण शुष्क स्थान। तो दोस्तों बैजियो जो है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी ये सही है आपका। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को फिलीपींस में बैजियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बैजियो कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। सातवां देखते हैं। और चीन तथा जापान में टाइफू कहा जाता है इसको, ठीक है दोस्तों। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफू कहा जाता है, जबकि चाइना में इसको टाइफून कहा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और सातवां देखते हैं प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा तो किस विद्वान ने क्षेत्रीय इकाई एवं स्थानीय मापक के आधार पर विश्व की जलवायु को चार प्रकारों में विभक्त किया है। ऑप्शन ए है एम बेट्स। ऑप्शन बी है मिलर। ऑप्शन सी है त्रिवार्था। और ऑप्शन डी है कोपेन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए एम बेट्स ने क्षेत्रीय इकाई और स्थानीय मापक के आधार पर विश्व की जलवायु को चार प्रकारों में विभक्त किया है, ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कोपेन ने किस वर्ष अपने विश्व जलवायु वर्गीकरण को प्रथम बार संशोधित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1918। ऑप्शन बी है 1931। ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1953। तो दोस्तों कोपेन महोदय ने सर्वप्रथम अपना जो जलवायु वर्गीकरण है जो प्रथम बार संशोधित किया था वह किया था 1918 में। ऑप्शन ए सही है आपका, 1918 में, ठीक है। उसके बाद 1931 में किया था, उसके बाद 1936 में, और लास्ट जो संशोधित किया था वह किया था 1953, जो पाल गीगर के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान का जलवायु वर्गीकरण भूगोल व्यक्ता का वर्गीकरण कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अभी तक ये पूछा नहीं गया है मगर भविष्य में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान का जलवायु वर्गीकरण भूगोल व्यक्ता का वर्गीकरण कहलाता है? ऑप्शन ए है थॉर्नफेट। ऑप्शन बी है त्रिवार्था। ऑप्शन सी है कोपेन। और ऑप्शन डी है ओलिवर हिडोरे। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न का उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिवार्था का। त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण था बहुत ही सरल था और बहुत अधिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा इसकी प्रशंसा की गई, इसको अपनाया गया, इसलिए इस जलवायु वर्गीकरण को भूगोलवेत्ता का वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन इसका बी सही है, त्रिवार्था। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है मानसूनी जलवायु का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ऑप्शन बी कह रहा है 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। सी कह रहा है 8 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और ऑप्शन डी कह रहा है 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्षिक आइस परत में अवरुद्ध वायु के बुलबुले किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है वर्षा संबंधी सुराग के लिए।
ऑप्शन बी है तापमान संबंधी सुराग के लिए, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय संगठन संबंधी सुराग के लिए, और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी संबंधी सुराग के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी वायुमंडलीय संगठन संबंधी सुराग के लिए मुख्य रूप से आइस में जो बुलबुले थे उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उससे पता चलता है जब आइस में बुलबुले होते हैं जो दबे पड़े रहते हैं, उससे पता चलता है कि उस समय वायुमंडल में उसका संगठन क्या था। ठीक है, तो इससे पता चलता है। 12वां देखते हैं प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी निश्चित आयतन एवं तापमान वाली हवा में वास्तविक नमी एवं उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता में अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आर्द्रता सामर्थ्य, ऑप्शन बी है विशिष्ट आर्द्रता, ऑप्शन सी है संतृप्त घाटा, और ऑप्शन डी है सापेक्षित आर्द्रता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी संतृप्त घाटा कहते हैं। ठीक है, घाटा कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, किस भूगोलवेत्ता ने विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी बताया है? ऑप्शन ए है टार बर्गरान, ऑप्शन बी है चोरले, ऑप्शन सी है पेटरसन, और ऑप्शन डी है स्ट्रालर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी स्ट्रालर ने विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी या मापक बताया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, समुद्र तल पर शुद्ध और शुष्क वायु में मुख्यतः कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 7 प्रकार की, ऑप्शन बी है 8 प्रकार की, ऑप्शन सी है 9 प्रकार की, और ऑप्शन डी है 10 प्रकार की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 9 प्रकार की गैसें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 8 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी 8 किलोमीटर। ठीक, 8 किलोमीटर पर संपूर्ण जो जल का भाग होता है वह 90% देखने को मिलता है जल वाष्प का। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सामान्यतः वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है गैस, और ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो दोस्तों वायुमंडल के विभिन्न परतों का जो विभाजन किया गया है सामान्य रूप से वह किया गया है तापमान के आधार पर, ऑप्शन ए। ठीक है, और एक किया है पेटरसन महोदय ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 मंडलों सम सममंडल तथा विषम मंडल में विभाजित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। ऑप्शन ए है पेटरसन, ऑप्शन बी है मार्ले निकोलेट, ऑप्शन सी है सितरा द बोर, और ऑप्शन डी है सर नेपियर शॉ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी मार्ले निकोलेट ने मुख्य रूप से वायुमंडल को 2 मंडलों में सममंडल और विषम मंडल में विभाजित किया है। यह जो विभाजन है वह है गैसों के आधार पर, रसायन के आधार पर किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी तथा वायुमंडल को सम्मिलित रूप से प्राप्त होने वाले सूर्यातप की औसत मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी तथा वायुमंडल को सम्मिलित रूप से प्राप्त होने वाले सूर्यातप की वह औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0.330 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 0.40 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, सी कह रहा है
50 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। और ऑप्शन डी कह रहा है 0.020 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 0.30 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ए है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों वार्षिक तापांतर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वार्षिक तापांतर को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए है देशांतर, ऑप्शन बी है समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन सी है प्रचलित पवने और ऑप्शन डी है ढाल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए देशांतर नहीं है दोस्तों, जबकि ये तीनों हैं समुद्र तल से ऊंचाई, प्रचलित पवने और ढाल। देशांतर के जगह अक्षांश होता तो सही हो जाता। ठीक है, मगर देशांतर नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 20वां प्रश्न देखते हैं इस भाग का, तीसरे भाग का जलवायु विज्ञान के। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस विद्वान ने सर्वप्रथम मिलीबार को दाब की इकाई के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए है त्रिवार्था, ऑप्शन बी है बी ब्रकनीज, ऑप्शन सी है पोपेन और ऑप्शन डी है डी कैंडोल। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी वर्कनीज ने सर्वप्रथम पहली बार मिली बार को दाब की इकाई के रूप में प्रथम बार प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये रहा जलवायु विज्ञान भाग 3 का 20 प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न था सभी 20 प्रश्न, जो आपके आगामी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ आपको देखने को मिल गया होगा और कुछ भविष्य में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल से जरूर बने रहिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर अवश्य जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों कैलेंडर आ गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन आयोग का, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें GS भी तैयार करने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और PGT के लिए तो ज्योग्राफी पढ़ना ही है। तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब से चैनल से जुड़े, हम बेहतरीन प्रश्नों को आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह से आपकी तैयारी बेहतरीन बनेगी, आपका नेट JRF भी कंप्लीट होगा और TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। ठीक दोस्तों, तो हमारे पूरे टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसी तरह हम अच्छे अच्छे कलेक्शन आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और चौथा पार्ट में जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।